स्टूडेंट्स, कल माइंड मशीनरी की पहली क्लास हुई जिसमें कि मैंने आपको सबसे पहले एज पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको सबसे पहले बात किया था कि थ्योरी ऑफ मशीन्स क्या होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बात किया था। इसी के साथ आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के टॉपिक उठाने के साथ ही हम इलेक्ट्रिकल का भी, मतलब ये मैकेनिकल पोर्शन है, उसके साथ ही मशीन में जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है उसे भी साथों साथ हम लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिकल पोर्शन में क्या क्या है, जैसे माइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन माइंस। तो मैकेनिकल जैसे ई एंड एम सेक्शन होता है माइंस में, ठीक है, तो ई एंड एम सेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों सेक्शन होते हैं। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल को जैसे हम लोगों ने मैकेनिकल पोर्शन कल हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, इसी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी हम साथ में पैरेलली चलाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले इसमें देखिए, ये आपका है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, कंट्रोल एंड माइंस। ठीक, ये आपके लिए पीडीएफ, इसमें आपको पहले थ्योरी क्लास लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसी में न्यूमेरिकल भी करेंगे जो डीजीएमएस के पेपर में आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, कंट्रोल इन माइंस। आज हम देखिए सबसे पहले सिलेबस में से देखते हैं। आज मैं सिलेबस में से टारगेट करने वाला हूँ। सबसे पहले है माइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग ट्रांसमिशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जनरेशन। देखिए जनरेशन और ट्रांसमिशन का जो काम है वो आपका किसके थ्रू होता है, ये आपका पावर प्लांट के थ्रू होता है। ठीक है, जनरेशन का काम। उसके बाद रहता है फिर ट्रांसमिशन का काम, जो कि कौन करता है, पावर ग्रिड के थ्रू या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज रहती हैं जो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ट्रांसमिशन देखते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर में ट्रांसमिशन भी एक ग्रुप रहता है, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिशन होता है वो हमारा पावर ग्रिड के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जनरेशन के बारे में, फिर ये करूंगा, ट्रांसमिशन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैं रेडियल और रिंग मेंस इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, सब स्टेशन का अरेंजमेंट कैसा रहता है, ठीक है, थोड़ा ये देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग सर्किट ब्रेकर में आएंगे, सर्किट ब्रेकर देखेंगे, और सर्किट ब्रेकर के साथ साथ हम थोड़ा सा जाएंगे सर्किट ब्रेकर के सर्किट के ऊपर और ब्रेकर टाइप्स। ठीक है, और उसकी रेटिंग किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। आज हम इतने टॉपिक देखेंगे कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जनरेशन। अच्छा देखिए, जो जनरेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ठीक है, ये हमारा सिस्टम कैसा रहता है, ये है सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले ये होता है आपका एक पावर प्लांट। ये होता है पावर प्लांट। ठीक है, ये पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट। ये होता है बीच का सिस्टम जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। फिर इसके बाद ये होता है हमारा थर्ड सिस्टम, यहाँ हम लोग करते हैं अपर। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। देखिए पावर प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, हमारा पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं नॉर्मली, ये देख लेते हैं। पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे जो हम बेस में पहले देखते हैं, बेस लोड प्लांट। बेस लोड के अंदर क्या होता है, कोल, सबसे बेसिक, इंडिया में सबसे ज़्यादा चंद और पूरे वर्ल्ड में भी कोल होता है। ठीक है, बेस पावर प्लांट में फिर क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। ठीक है, ये जनरली। उसके बाद होता है आपका गैस और पेट्रोल बेस्ड, पेट्रोल या डीजल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपका कोल, न्यूक्लियर और गैस
और डीजल। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के बेस लोड पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, बेस लोड के अलावा क्या होते हैं? पीक लोड होता है, पीक लोड। अच्छा, ये किस तरीके से ये दोनों को डिटरमाइन किया गया है, बेस लोड और पीक लोड किसको कैसे कहा गया है? तो सबसे पहले आप देखे होंगे, दिन भर मेरे आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थ्रू आउट द डे आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप सवेरे उठते हैं, आपके आपके घर में पंखा, लाइट सब कुछ बंद रहता है, आपका पंखा, लाइट सब कुछ बंद रहता है। फिर धीरे धीरे दोपहर का टाइम आता है जब आप एसी चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका लोड बढ़ता है दोपहर में, शाम होते होते तक फिर से या तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं, मैक्सिमम लोग बाहर निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, लोड कम हो जाता है। फिर वापस से रात का टाइम की बात करूँ तो रात के टाइम पे फिर लोड कांस्टेंट हो जाता है। बट ये पीक जो लोड जो रहता है वो हमारा घर का, अगर मैं हाउस होल्ड लोड की बात करूँ तो दोपहर के टाइम पे रहता है। इसी प्रकार से जब गवर्नमेंट एजेंसीज रहती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर लोड शेड्यूलिंग सेंटर रहते हैं। लोड शेड्यूलिंग, इनका काम ही रहता है लोड को शेड्यूल करने का। हमको किसी भी टाइम पे, देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर जितना जिस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है उसी टाइम पे उतना कंज्यूम भी करना है सेम टाइम पे। इसका कहीं भी स्टोरेज नहीं होता है। तो जितना लोड हो रहा है उतना हम लोग को कंज्यूम भी करना है, सिंपल सा बात है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेस लोड जो कि फिक्स टाइम पे चलते रहेगा और फिक्स। देखिए, अगर कोई कोल मेगा ये 400 मेगावाट का है या 500 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है या 800 मेगावाट का है, तो ये इतना ही प्रोड्यूस करेगा, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। लेकिन पीक लोड में क्या होता है, पीक लोड के प्लांट क्या होते हैं, तुरंत स्टार्ट किए जाते हैं जैसे ही लोड आपका बढ़ता है। जैसे ही सिस्टम में आपको लोड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लोड शेड्यूलिंग सेंटर से आता है कॉल। ठीक है, लोड शेड्यूलिंग सेंटर से जनरेशन को कॉल आता है कि आप अपना जनरेशन शुरू कर दीजिए। उसके कॉल के साथ ही तुरंत जनरेशन शुरू हो जाता है, और जनरेशन शुरू हो जाता है। और पीक लोड में क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये क्या हो जाएगा आपका, पीक लोड का हो जाएगा। फिर उसके बाद पीक लोड में और क्या हो जाते हैं, गैस भी आपका पीक में आता है। नॉर्मली गैस इंडिया में यूज नहीं किया जाता है, बाकी दूसरे में वर्ल्ड में एज ए बेस भी यूज किया जाता है, बट हम लोग गैस का अगर यूज करते हैं तो पीक में, क्योंकि इंडिया के पास क्रंच है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, बस ये दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद रिन्यूएबल और नॉन, जैसे ये है आपका सोलर हो गया, सोलर भी बेस में ही आ जाएगा, बेस तो नहीं होगा, ये भी इसी में आ जाएगा, पीक में ही आएगा सोलर। क्योंकि हम बेस का मतलब हुआ सेम यूनिट हम लोगों को कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डे प्रोवाइड करना, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉल आया, जैसे ही लोड सिस्टम में लोड की जरूरत महसूस होती है, यहाँ से कॉल आता है किसको, लोड शेड्यूलिंग सेंटर से आपको कॉल आता है किसको, जनरेशन को। जनरेशन फिर अपना जनरेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, और जो लोड है, ये लोड शेड्यूलिंग सेंटर है, ये हर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करते रहते हैं, कहाँ कितना रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर आपका जो ग्रिड है, ग्रिड पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड की मैं बात करता हूँ, तो आप देख चुके होंगे पीक जो लोड रहते हैं वो पूरे दिन नहीं चलते हैं, ये 2 घंटा 4 घंटा चलेंगे, शाम के टाइम चलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पीक है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आपका ग्रिड कितना स्टेबल है ना, ग्रिड की स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा पीक लोड पावर प्लांट पे डिटरमाइन होती है। ठीक है, ये आपका यहाँ से नहीं होता है, इस पे रहता है कितने जल्दी चालू और कितने जल्दी बंद हो सकता है। यही हमेशा ग्रिड को फ्लक्चुएट होने से बचाते हैं। आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी, घर घर में फ्लक्चुएशन देखे होंगे आप देखे होंगे जितना ही सिटी रहता है, सिटीज एरिया, मुंबई और इधर जाएंगे आपको फ्लक्चुएशन कम दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उतना मेहनत करती है वहां पे चीजों के ऊपर, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, उनका जनरेशन तुरंत स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरीके से तो ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है किसी भी ग्रिड की, जो पीक लोड पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अभी क्या देख लिए जनरेशन के अंतर्गत, जनरेशन में मैं आपको एक दिखा दिया कि बेस लोड क्या होता है, पीक क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के लोड शेड्यूलिंग सेंटर के बारे में थोड़ा सा बात किया, जस्ट ऊपर ऊपर से देखते जाइए, कुछ ज्यादा नहीं घुसना है, लोड शेड्यूलिंग सेंटर है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या बता दिया आपको, किसी भी ग्रिड की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं आप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, चलिए आइए जनरेशन पे देखते हैं।
देखिए जनरेशन कितना पे होता है, जनरली जनरेशन हमारा होता है 16 केवी पे, ठीक है, 16 केवी पे या 27 केवी पे या तो 33 पे होता है। जनरेशन इससे ऊपर में नहीं हो किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हमारा जो जनरेटर है, या हम जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर में इंसुलेशन होता है, ठीक है। ये जो इंसुलेशन होता है इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है। बट क्या हो गया, ये जनरेशन हुआ, जब हम 16 केवी में या 33 केवी पे जनरेट करते हैं, हमको फिर ट्रांसमिट करना रहता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 16 केवी है मान लीजिए, ठीक है। बट हमको ट्रांसमिशन क्या है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, मान लीजिए 800 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है, 80 से कम ले लेता हूँ, एक 50 किलोमीटर। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अगर 80 से कम है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका 200 से कम रहना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, 200 से ऊपर। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बट ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपका लॉस होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन। और लॉस पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है नॉर्मल, ये देखते रहिएगा, यहाँ बता रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला बाद में भी काम आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अगर इसमें से करंट पास हो रहा है, आपका लॉस जो हीटिंग लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आई स्क्वायर आर के ऊपर, ठीक है। मतलब करंट कितना ज्यादा है, करंट कितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका ट्रांसमिशन में लॉस होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको पावर सप्लाई करना है, सिंपल सा बात है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, यहाँ क्या है, करंट क्या है, एक प्रकार का पावर है, ठीक है। पावर सप्लाई करना है, पावर, और पावर इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई होता है, एग्जैक्टली। देखिए पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं अगर वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो मेरे को करंट कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। पावर कांस्टेंट है मेरा, मेरे को जितनी भी पावर, मेरे को आप देखे होंगे कि 200 मेगावाट है, वही बता रहा हूँ, 500 मेगावाट का है, और 800 का भी रहते हैं पावर प्लांट, 1000 के रहते हैं। तो क्या है, फिक्स पावर है। मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा, आई स्क्वायर, और मैं करंट की प्रोपोर्शनली मैं कम कर दूंगा अगर मैं करंट कम करता हूँ तो बस यहाँ मैं लगाता हूँ ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ आता है ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which which transfers the power from low voltage to high voltage without changing its frequency। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आप पावर, सेम पावर ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी आपका कितना है, यहाँ भी ट्रांसफर जो हो रहा है, मान लीजिए कि 500 मेगावाट है तो यहाँ भी 500 मेगावाट रहेगा। बट क्या होता है ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफर, ये अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ एक और चीज लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर सेम है तो ट्रांसफार्मर का एक वेरी बेसिक इक्वेशन, आई स्क्वायर आर जान गए, हीटिंग का, ये हीटिंग है, थर्मल लॉस में होता है, ये हीट के फॉर्म में होता है हमेशा लॉस। और बहुत सारे लॉस होते हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं, जैसे हमारे कोरोना लॉस होता है, और आपका स्किन इफेक्ट आता है, फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है, तो इसके कारण भी लॉसेज होते हैं, ठीक। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में हमको नहीं पढ़ना, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है। क्या बता रहा था इसके बाद, आई स्क्वायर और लॉस बता दिया, ये बता दिया। हाँ, आपको ट्रांसफार्मर का एक बेसिक इक्वेशन देख लीजिए, देखिए ये ट्रांसफार्मर है, देखिए ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में मैं क्या बोला कि V1 I1, अगर यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ I1 है, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, यहाँ V2 रहेगा और I2 रहेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, P1 इज इक्वल टू P2 रहेगा किसी भी केस में इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है DGMS में, वोल्टेज दे देता है, करंट देता है, दे देगा एक तरफ का और वोल्टेज दे देगा, आपसे पूछ देगा दूसरे तरफ का, ठीक है। चलिए ठीक है, बेसिक आप समझ गए हैं। और ट्रांसमिशन बता दिया वापस से। अब देखिए मैं इसको कितने में किया, मैं इसको 16 से उठा करके कितना कर दिया, 400 केवी में कन्वर्ट कर दिया, 400 केवी।
400 केवी में ट्रांसफर करना है, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, फिर यहाँ हम सब स्टेशन बैठाते हैं, सब स्टेशन। अब देखिए 400 केवी से मैं क्या करूंगा, 400 केवी से क्या करूंगा, 132 में चेंज करूंगा, या तो कैसे में करूंगा, 33 केवी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, फिर 33 केवी इधर आता है, फिर 33 केवी से मैं क्या करूंगा, 33 केवी से या तो इसको 440 में कन्वर्ट करूंगा, या तो इसको किस में करूंगा, 11 केवी में कन्वर्ट करूंगा। मेरे को जितने का काम रहेगा उतने में। इसको बोलते हैं सब स्टेशन 1, इसको बोलते हैं सब स्टेशन 2। देखिए अब आपका दो ऊपर का टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया हूँ, कवर कर दिया हूँ, जो मतलब ऐसे ही छोटे टॉपिक जो लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में। दो चीज, जनरेशन एंड देन ट्रांसमिशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। ठीक है, ये हो गया, या ये हो गया, और उसके बाद फिर ये हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दिया कि 33 केवी से फिर आप नीचे की ओर लाते हैं। ये सब स्टेशन 1, सब स्टेशन 1 जो रहते हैं ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़े सब स्टेशन रहते हैं। ठीक है, ये आपके बाहर में रहेंगे, सिटी के बाहर में रहते हैं। ठीक है, एरिया में। उसके बाद फिर ये आता है 400 केवी, 400 वोल्ट का, 400 वोल्ट का या 33 केवी का। ये सब स्टेशन आपके सिटी के अंदर रहेंगे, जो आप देखते होंगे आसपास के एरिया में चले जाएंगे आप। अगर कोल माइन के एरिया में है आसपास, तो आपको कॉलोनी के अंदर दिखाई दे देगा 33/400 केवी, 400 वोल्ट। ठीक है, 400, 132 के भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट करता है कंप्लीट। फिर ये ट्रांसमिशन, फिर जब ये लास्ट में आ जाता है, फिर 400 में भी हम, 400 वोल्ट में भी हम, ये नहीं है कि हमारा, आपको पता है ना घर में वोल्टेज कितना होता है, ये ये होता है, ये हमारा वोल्टेज रहता है। ये हमारा वोल्टेज रहेगा 132, ये इसकी सप्लाई हम लोग घर में देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एसी और डीसी, अच्छा पता ही होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर लिया था। एक बार एसी और डीसी देख लीजिए क्या होता है। अच्छा, ये नॉर्मल जो सारी सप्लाई है, ये हम लोग किस में करते हैं, अल्टरनेटिंग के फॉर्म में करते हैं। ये होता है एसी, एसी। हाँ, इसको बोलते हैं एसी। ये होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा डीसी ट्रांसमिशन, डीसी। ठीक है, तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, हम एसी में ही पावर प्रोड्यूस भी करते हैं, एसी में ट्रांसमिट भी करते हैं, और एसी में कंज्यूम भी करते हैं। हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे एसी बेस्ड हैं, सबके सब अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में रहते हैं। चाहे आप पंखे को ले लीजिए, चाहे आप बल्ब को ले लीजिए, या तो आप बल्ब और एसी को ले लीजिए, जितने भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, सब के सब अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में डायरेक्ट यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये आजकल थोड़ा बहुत यूज शुरू हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन होता है, जिसको बोलते हैं डीसी ट्रांसमिशन, इसमें लॉस कम होता है। आजकल लॉस कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बट हम लोग घर में सब एसी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो 132 बता रहा हूँ वो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अच्छा, फिर अब आरएमएस में जाऊँ क्या, आरएमएस भी बताना है क्या, क्या होता है नॉर्मली। देखिए, देखिए विथ टाइम, ये इस तरीके से। अच्छा, अच्छा, आप एक चीज थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा देखिएगा। ये क्या है, मैं क्या बोला, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि वोल्टेज है मेरा। ठीक है, ये विथ टाइम, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज विथ टाइम फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज विथ टाइम, ये करंट है। तो आप कैसे बोल देते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे बोल देते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा है। जितना ये ऊपर रह रहा है उतना नीचे रह रहा है, ये तो अल्टीमेटली फ्लो ही नहीं कर रहा है। कभी सोचे, एक्चुअली क्या होता है, ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना आप, तो ये क्या करंट, एक्चुअली क्या होता है, करंट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह में। ठीक है, और ये वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट बीच का जो मीडियम है, मीडियम ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है। मतलब क्या है, मीडियम में जो मैटर है वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रांसफर होता है। छोड़ दीजिए, आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। सारा मैं किसी बता ही दिया हूँ इसमें।
अच्छा, आरएमएस वैल्यू बता रहा था, आरएमएस वैल्यू का देख लीजिए एक बार, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवन गेट में भी आया हुआ है आप लोगों को, ये पूछा हुआ है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू क्या होता है, किसी भी जो भी है आपका आई, जैसे आई टी हो गया, आई टी इज इक्वल टू होता है आई मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, आई मैक्स मान लीजिए साइन ओमेगा टी हो रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम पीरियड ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आई स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड, जो भी टाइम है इसका रूट, ये होता है आई आर, ठीक। विथ टाइम ये जितना लॉस हो रहा है, ये लॉस कंपोनेंट है। अभी समझ गया ना, आई आर एम एस को जब मैं स्क्वायर कर दूंगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी कर दूंगा तो मेरा लॉस कंपोनेंट हो जाएगा, इंटू आर कर दूंगा, एनर्जी निकल आएगा, कितना एनर्जी मेरा लॉस हुआ है। ये विथ टाइम, इसका स्क्वायर रूट जो करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहा जाता है आई आर एम एस, ठीक है। अब शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले स्कीम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस तरह की स्कीम होती है। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम with a switch gear and transformer, the connection are made through the current conductor. In fact, the current carrying bus bar and conductor are the most vital part of the distribution system. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे स्विच गियर्स होते हैं। स्विच गियर किसको बोल रहा है, स्विच, स्विच नॉर्मल क्या होता है, स्विच, स्विच का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो ऑन और ऑफ करने के काम है। ये ऑफ है, इसको इधर मार दूंगा तो ये ऑन है, ठीक है, इसको स्विच बोलते हैं। जब ये स्विच विथ हेल्प ऑफ, अब ये नॉर्मल स्विच है, आप घर में यूज कर रहे हैं, बट ये स्विच गियर और मैकेनिज्म मतलब मशीन्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, उस पूरे सिस्टम को स्विच गियर बोला जाता है, उस पूरे एरिया को, ठीक है। स्विच गियर नॉर्मल सा वर्ड है, स्विच और गियर से मिलकर के बना स्विच गियर। जो सब स्टेशन रहते हैं ना, बड़े बड़े सब स्टेशन, उनको स्विच गियर बोलते हैं। स्विच गियर एंड ट्रांसफार्मर जो मेन कंपोनेंट है इसमें, कनेक्शन आर मेड थ्रू द करंट कंडक्टर। In fact, the current carrying bus bar and conductor are the most vital part of the distribution. बस बार आर द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बस बार क्या होते हैं, ठीक है। आगे अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, अभी जस्ट देखिए, अभी मैं आगे एग्जांपल ड्रॉ करके बताऊंगा आपको क्या क्या होता है। बस बार आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स टू विच ए नंबर ऑफ लोकल फीडर्स आर कनेक्टेड एंड operated at a constant volt but are suitably designed to withstand the electrodynamic forces. Bus bar are suitably insulated from the earth and from each other to avoid the insulation failure. ठीक है। अच्छा, घर में एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखें, आप घर में मॉडर्न देखिए होंगे, घर पे जिसके जिसके पास कंप्यूटर है, आप सब उसी में बैठे होंगे कंप्यूटर पे ही, ठीक है। कंप्यूटर में एक मॉडर्न होता है, हाँ, ये होता है मॉडर्न। मॉडर्न के थ्रू क्या होते हैं, हम क्या है, हम वैन के वाइड एरिया नेटवर्क होता है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से। इसी प्रकार से क्या होता है, मॉडेम होते हैं इसमें, जैसे एक बिल्डिंग के अंतर्गत एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मान लो 50 तो कंप्यूटर है, C1 C2 C3 C4 C5, ये क्या है, सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। बस जैसे ही मॉडर्न देख रहे हैं ना, ये एक बस बार समझ लीजिए। बस बार के पास एक रहता है, ये है बस, बस बार जिसको बोल रहा है, ये थोड़ा सा सही जगह, ये एक्चुअली क्या होता है, हॉलो पाइप के बने रहते हैं, हॉलो पाइप रहते हैं कॉपर के और इसके मेटल्स के, ठीक है। ये इस तरीके से रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक इनपुट रहेगा, बाहर से कहीं भी से भी मैंने लाइन लिया होगा, ठीक है, वो आ रहा होगा, वो इनपुट है। और आपके कई सारे लोड रहता है, कई लोड, L1 लोड, L2 लोड, कहीं मोटर चला रहे हैं, कहीं आप मशीन्स का यूज कर रहे हैं, कहीं एक्सकेवेशन वाली मशीन है, कहीं आपके पंप चल रहे हैं, पानी कंटिन्यूस पानी निकाला जा रहा है खदान के अंदर से, पंप चल रहे हैं, बहुत सारी मशीनें रहती हैं, सारी की सारी मशीनें इस बस से कनेक्ट होती हैं। समझ में आ गया? अब सोचिए ये कितना ज्यादा करंट हैंडल कर रहा होगा। देखिए, ये वोल्टेज किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज पे है, किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज पे ये रहेगा, और इसके जो लोड रहेंगे वहां भी वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, बट ये करंट, ये क्या है, ये I1 करंट ले रहा होगा, ये I2 करंट ले रहा होगा, ये I3 ले रहा होगा, ये I4 ले रहा होगा, ये I5 ले रहा होगा। तो आपको पता है ना, ये किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स लॉ, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा,
तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। ये हो जाता है करंट, हो जाता है टोटल करंट, जितना आना है उतना जाना है, कहीं नहीं रुकेगा वो, ठीक है। कहीं एक्यूमुलेशन नहीं होता है चार्जेस, निकलते जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको मैं बता रहा था कि बस बार आर द करंट कैरिंग कंडक्टर टू विच द नंबर ऑफ लोकल फीडर्स आर कनेक्टेड। लोकल फीडर किसको बोल रहा हूँ मैं, लोकल फीडर, फिर देखिए लोकल फीडर क्या बोल रहा हूँ, लोकल फीडर अपने लोड को बोल रहा हूँ, ये लोड इसको फीडर्स बोलते हैं, कुछ नहीं, इनका नाम है, बस इनको देख लीजिए। ये कल को अगर आप अंदर आएंगे, माइंस में काम करने लगेंगे या कर रहे होंगे, तो इनको अलग से नाम दे दिया गया है, फीडर्स, ठीक है। और जहाँ से सबकी सप्लाई आ रही है, जहाँ सारे के सारे फीडर्स एक जगह कनेक्टेड हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बस बार, ठीक है। बस बार आर करंट कैरिंग कंडक्टर टू विच द नंबर ऑफ लोकल फीडर्स आर कनेक्टेड एंड ऑपरेटेड एट ए कांस्टेंट वोल्ट। मैं बताया क्या रहेगा, बस बार की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करेगा, एंड आर सुटेबली डिजाइन टू विथस्टैंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस। अच्छा, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस क्या बोल रहा है, अच्छा आप ये पढ़े हैं क्या फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I1 I2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है न्यूटन पर मीटर। इसको ये फोर्स, ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर पे इतना फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जब दो कंडक्टर आपस में रहते हैं, बगल बगल में रहते हैं, या आप पहले पढ़े होंगे, दो कंडक्टर रहते हैं आपस में, तो ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं, जब ये करंट सेम डायरेक्शन में इसका भी करंट है I1 और I2 भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, मान लीजिए ये I1 इधर है, ये I2 है, तो ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस, ठीक है। डायनेमिक बोल रहे हैं क्योंकि फ्लो ऑफ करंट होता है, डायनेमिज्म है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक वर्ड से देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस, ठीक है। विद स्टैंड क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा, मैं अभी बोला ना, इतना ज्यादा करंट है कि मान लीजिए आपके तीन फेज हैं आर वाई बी, तीन फेज हैं, तीन फेज मतलब रेड, एक येलो, एक ब्लू, तीन फेज हम लोग मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, होता है तीन फेज। अच्छा, तीन फेज के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए तीन फेज का मतलब क्या होता है, आर वाई बी, हमेशा जो सप्लाई होता है, देखिए ये हमारी जो सप्लाई होती है, ये हमारा जनरेटर है, हाँ, ये ठीक है, ये आर, ये अब ये देखिए, ये आर, ये वाई, ये डी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये रहता है इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर इसको बोलते हैं, ये ग्राउंडिंग हो गई, ठीक है, ये हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। ये मान लीजिए हमारा जनरेटर है, ये जनरेटर किसमें कर रहा है, आर वाई बी, तीन फेज के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। कहीं कहीं फिर किसी को आगे बढ़ा करके इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ये होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में बनाऊं, फेजर डायग्राम समझ गए, ये मान लीजिए फेजर डायग्राम है, तो ये होगा, अगर ये आर होगा तो ये 120 डिग्री में, 120 डिग्री में वाई होगा, और इससे ये लीड कर रहा है, वाई लीड कर रहा है, फिर वाई से 120 डिग्री आर वाई इधर बी लीड करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आर वाई बी तीन। अच्छा, समझ में आ रहा है आपके, आप देखे होंगे कभी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को देखते होंगे, कभी भी देखिएगा तीन तीन का ग्रुप जाता है, तीन तीन का ग्रुप, इसमें भी फिर डिवीजन होते हैं, कई बार इसमें पैरेलल दिखेगा, लेकिन आप नॉर्मली देखिएगा ये हमेशा तीन दिखेंगे, तीन ये रहता है। और नीचे में आप देखिएगा, नीचे में आप देखेंगे तो एक पतली सी जो वायर जाती है, वो अर्थिंग वाली, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है, इसको वो बोलते हैं न्यूट्रल रहता है। तो ये होता है हमारा थ्री फेज सप्लाई। इसी थ्री फेज सप्लाई से हम लोग सिंगल फेज सप्लाई बनाते हैं, ठीक है। इसी थ्री फेज सप्लाई का यूज करके हम सिंगल बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं,
क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए मैं हूँ अभी उमरेड में हूँ, ठीक है। मान लीजिए नागपुर का एरिया कोई सा भी, ये नागपुर है, नागपुर को मैं 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये दे दूंगा आर, ये जैसे 3 सप्लाई आया ना, आर का कनेक्शन मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। वाई का कनेक्शन मैं इसमें दे दूंगा, और बी का कनेक्शन दे दूंगा ब्लू का इसमें दे दूंगा। और मैं इस तरीके से, और न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल को मैं बताया ना, न्यूट्रल को क्या करूंगा, वाई ये हो गया, न्यूट्रल के 3 पार्ट करूंगा, और तीनों को सेम न्यूट्रल प्रोवाइड करूंगा, इसको भी दूंगा सेम न्यूट्रल, इसको भी दूंगा और इसको भी सेम न्यूट्रल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हम लोगों का सिंगल फेज सप्लाई बन गया। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोड सेम रहे अराउंड। मान लीजिए कि 20 मेगावाट ये कंज्यूम कर रहा है, तो 20 मेगावाट ये भी कंज्यूम करे, 20 मेगावाट ये भी कंज्यूम करे, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसका लोड सेम रहे तीनों का। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते ही हैं हमेशा, नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं, ये सब चीज़ में भी काफ़ी लोड शेड्यूल लगती है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहते हैं, वो सबका काम यही रहता है, यही सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई कहाँ है, ठीक है। जो छोटी मोटर है उनका तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन जो बड़ी मोटर है, बड़ी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, उनको चलाने के लिए हमको 3 फेज सप्लाई चाहिए रहता है। आपकी एक्सकेवेशन मशीन बड़ी-बड़ी जो लगती हैं, ओपन कास्ट में लगती हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहता है, सिंगल फेज से नहीं चलने वाले हैं वो तो, ठीक है। अभी आगे मैं डायग्राम के साथ और बताऊँगा। और तो और इसमें तो कुछ नहीं बताने लायक, नॉर्मल सब बता दिया हूँ, अर्थिंग बता दिया हूँ। तो न्यूट्रल ये 3 प्रकार से दे देता है, अलग-अलग सिस्टम चले जाता है, ठीक। और ठीक है, आइए वापस आइए फिर। ठीक है, अब क्या है, एन इलेक्ट्रिकल स्कीम, इन एन इलेक्ट्रिकल स्कीम perfectness of the electrical connection is most important activity and therefore all the precaution must be taken to ensure that electrical connection are fully tight and perfectly joined। एकदम सही बात है। आप देखे होंगे कभी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हमेशा टाइट होने चाहिए। नॉर्मल आप ये नहीं कि किसी प्रकार से लूजली लूजली कनेक्ट कर दिए, नहीं चलेगा काम। क्यों, क्या होता है, आप देखे होंगे अगर लूजली कनेक्ट रहता है तो यहाँ काला 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 जलने लग जाता है, बनने लग जाता है, ठीक है। ये काला काला बाद में ये क्या होता है, ये और गर्म होता है, ये हीटअप होकर खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, मैं बोला हूँ ना कि वायर में हर पॉइंट पे वोल्टेज बराबर रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फील्ड है, फील्ड दोनों की तरफ सेम है, तो क्या बी, ठीक है, फील्ड नहीं जाते हैं, उधर नहीं जाएंगे, वैसे नहीं समझेंगे नॉर्मली। अच्छा ये क्या होगा, ये हीटअप होकर के ये बर्न हो जाता है हमेशा नॉर्मली, आप देखेंगे। इसीलिए टेप से भी जब लगाते हैं ना, हम घर के वायर को भी एकदम टाइटली कनेक्ट करते हैं, क्रॉस करके, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन फिलोसॉफी, ठीक है। कुछ फिलोसॉफी देखते हैं हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है, लोड के लिए। In fact, there are various ways in which the switching equipment can be connected in the electrical layout of the distribution system or in the receiving station, ठीक है। स्विचेस जो लगते हैं हमारे, स्विच स्विच हमको हमको कितने टाइम पे हमारे वेरियस स्विच यूज हम लोग करते हैं ना, मैं बताया आपको अभी। सर्किट ब्रेकर रहता है, फ्यूज घर में आप सबसे कॉमन है, फ्यूज देखते होंगे, फ्यूज। फिर उसके बाद घर में तो बटन यूज होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, हाई वोल्टेज में नहीं यूज किए जाते हैं वो। तो अगर आप वैसे ऑन ऑफ करेंगे तो एक तो स्पार्क होगा, स्पार्क होकर आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, तुरंत तुरंत आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। सोचिए ये है बहुत हाई वोल्टेज, क्या होता है हमेशा आयोनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी बाई एल के ऊपर करता है डिपेंड। ये होता है फील्ड होता है ना, वी बाई एल, वी बाई एल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम लोगों का डिस्टेंस कम है, दो दो वायर है, दो वायर के बीच में एकदम कम डिस्टेंस, मान लीजिए आप वो वायर को खींच के ओपन कर रहे हैं, एकदम कम डिस्टेंस है, वोल्टेज बहुत हाई है, तुरंत क्या हो जाएगा, 33 30 अराउंड, नहीं, 30 30 kV पर mm, ये होता है हमारा एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर 1 mm की दूरी में 30 kV अगर मैं अप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, वो तुरंत आयोनाइज हो जाएगा, वो पूरा एयर आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा, ये क्या होगा आपको, इसीलिए हमेशा हमको इससे कम ही रह गए, ये हमारी लिमिट है। ये मैं नॉर्मल ड्राई एयर की बात कर रहा हूँ ना, ह्यूमिडिटी और वो सब आने से फिर चेंजेस होते जाते हैं, और जगह के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज में बता रहा था ये वैल्यू।
तो ठीक है, हमको जब भी स्विचिंग ऑपरेशन करने होंगे तो हम एक स्कीम यूज करते हैं। स्कीम क्या है? स्कीम मतलब सिलेक्शन फिलोसॉफी यूज करते हैं। कुछ फिलोसॉफीज दिमाग में रखेंगे ना, हमको कुछ ओपन करना है, किस तरीके का होना चाहिए। और दूसरा चीज है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी एक फिलोसॉफी रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस प्रकार का होना है। क्योंकि महंगा महंगा लेना है कि हमको इंटरप्शन नहीं चाहिए, और जब इंटरप्शन नहीं चाहिए तो हमको कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं क्या क्या फिलोसॉफी यूज की जाती है। इनफैक्ट देयर आर वेरियस वे इन विच द स्विचिंग इक्विपमेंट कैन बी कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और इन द रिसीविंग स्टेशन द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम लेआउट इज गाइडेड बाय द कंडीशंस लाइक ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी बार आपको ऑपरेट करना है उन स्विचेस को। ठीक है, सबसे पहला चीज कितनी बार ऑपरेट करना है, बहुत बेसिक चीज है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब भी हम डिजाइन करेंगे, प्लांट में डिजाइन होगा, इसमें डिजाइन होगा, तो ठीक है, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ये हो गया। फिर उसके बाद सबसे बेसिक चीज है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। दूसरा चीज ये बता ही चुका हूँ, पैसा सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आपके पास पैसा कितना है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए, जितना पैसा है आपको उसी हिसाब से स्कीम चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। कितने फ्लेक्सिबल हैं आप उस ऑपरेशन को करने के लिए, कितना आसानी से हो रहा है, किस तरीके का स्विच यूज करेंगे, नॉर्मली रिलेज कौन से यूज करेंगे, उसके बाद कितना फ्लेक्सिबल है वो रिले। ठीक है, सिंप्लिसिटी ऑफ द स्कीम टू एकोमोडेट द क्विक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड। ठीक है, कितना आप, फिर उसके बाद ऑपरेशन तो ठीक है, आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना जरूरी है। अब ऐसा तो घर वाला हाल नहीं रहता ना कि जब जल जाएगा तो फिर दूसरा लगाएंगे। वहां क्योंकि क्या होता है, इंटरप्शन हो जाता है, एक दिन का भी प्रोडक्शन बंद हुआ तो करोड़ों का नुकसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए क्या करें, हमेशा मेंटेनेंस लेते रहते हैं। तो हमेशा हम लोग सिस्टम रिडंडेंट रखेंगे ही रखेंगे किसी भी तरीके से। ये नहीं कि हम लोग ये खराब हो रहा है उसके बाद जा रहा है, नहीं, मेंटेनेंस फिलोसॉफी में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर टेक्निकल परफेक्टनेस, सिस्टम कितना परफेक्ट है। अब ये नहीं कि आप ठीक है, मान लीजिए आप एक सिस्टम है आपका, ये एक बस बार यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका क्या होगा, सिस्टम जलेगा नहीं क्योंकि सिंगल सिस्टम है। लेकिन जब ये खराब होगा तो क्या पूरा शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्विच लगाता हूँ, दो बस बार है मान लीजिए, तो बस बार के बीच में स्विच लगा देता हूँ, मान लीजिए एक खराब हुआ बस बार, तो मैं दूसरा ले लूंगा सर्विस में। मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट हो, मोटर भी आप ले लीजिए ना, या दो ले लीजिए, एक मोटर है एक ये है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो ये तो कॉस्ट बढ़ा देगा अगर मैं दो दो अलग अलग रखूंगा, तो नहीं हो सकता ये भी। तो मेरे को क्या है, ये भी करना है मेरे को, मान लीजिए दो रखना है, तो ये नहीं कि इसके कारण इसको दिक्कत आ जाए, समझ रहे हैं ना। इसके चलते में मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया, यहाँ पास कुछ फॉल्ट हो गया, तो ये तो चलेगा ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सिस्टम हमेशा टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन दीज इक्विपमेंट सेवरल टाइप्स ऑफ बस बार अरेंजमेंट कैन बी डिजाइन। ठीक है, इस इन इक्विपमेंट्स को कहाँ कहाँ लगाना है और किस प्रकार से लगाना है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखते रहिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इक्विपमेंट बस बार अरेंजमेंट कैन बी डिजाइन। बस बार के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लेट अस ब्रीफली डिस्कस ए फ्यू अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट वेयर द टोटल इम्यूनिटी फ्रॉम द शट डाउन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हमको शट डाउन से कोई मतलब नहीं है, कुछ देर के लिए अगर शट डाउन सिस्टम में हो भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। आल्सो फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज सब स्टेशन, छोटे जो सब स्टेशन रहते हैं वहां दो दो बस बार नहीं लगा करके रखेगा, बहुत महंगे आते हैं। वह द शट डाउन, अब बस बार अगर दो रहेगा तो मेरे को कनेक्शन इनपुट भी दो दो लाना पड़ता है। ठीक है, वेयर द शटडाउन कैन बी परमिटेड फॉर सम टाइम, जहाँ की शटडाउन अलाउड है कुछ देर के लिए, अ सिंपल सिंगल बस बार सिस्टम कैन बी फेवर्ड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बस बार सिस्टम वहां चल सकता है काम पे, कोई कोई मतलब नहीं है कि हम दो दो बस बार यूज करें। ठीक है, वेयर शटडाउन रिजल्ट इन डिसकनेक्शन, मोर इलाबोरेट बस disconnection, where the shutdown results in disconnection, more elaborate bus system with the sectionalized bus coupler, duplicate bus bar system, and the provision for the alternate supply. Whichever is economically and simple in operation should be used with full consideration of technical requirement. मैं आपको बताया जहां हम लोगों के पास मार्जिन नहीं है, मैं अपना माइंड बंद नहीं कर सकता हूँ,
तो मुझे उस प्रकार से फिर वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, वो स्कीम यूज करनी पड़ेगी। इसी को मैं फिलोसॉफी बोल रहा हूँ। टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ what is understood is that the function and the location of each equipment and the sequence of operation along with the interlocking facility and periodic preventive maintenance with the alternative supply। आपको बता दिया कि दो बस बार रखने का क्या है मतलब, आप क्या हो, एक को आप मेंटेनेंस में ले सकते हो, आपकी सप्लाई इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। आपको ये बहुत जरूरी चीज रहती है मेंटेनेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सिंगल बस बार स्कीम कैसी होती है। ठीक है, दिस इज द सिम, पहले ये देखते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। ये देखिए सिंगल बस बार स्कीम। ठीक है, ये क्या है, ये आपका थ्री फेज कनेक्शन है, आर वाई बी और न्यूट्रल, जो मैं बताया कि निकल करके आता है, ये हमको मिल गया। ठीक है, ये इनकमिंग है, ये हमारी माइंस है, ये हमारी माइंस का लोड रहता है, ये हमको वहां सप्लाई दिया, हम बस बार लगाए। ठीक है, ये हमारे बस बार हैं, बस बार 1 2 3, मतलब आर वाई बी के लिए एक एक हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है तीन तीन बस बार है, सिंगल बस बार है, इसको बोलते हैं सिंगल बस बार, पर फेज के लिए एक बस बार, सिंगल बस बार स्कीम इसको बोलते हैं, सिंगल बस बार। ठीक है, इनकमिंग आया, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर रहता है। अच्छा, एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको सिस्टम आउट करना है। ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, सिस्टम सर्विस में है। ठीक है, अभी क्या है, ये सर्किट ब्रेकर आपका मान लीजिए क्लोज है। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये सर्किट ब्रेकर रहता है, ये आइसोलेटर रहता है, आइसोलेटर उसके साथ। ठीक है, और आइसोलेटर के साथ क्या रहेगा, एक क्या रहेगा आइसोलेटर के साथ, आइसोलेटर के साथ मान लीजिए आपका रहते हैं दोनों तरफ स्विचेस रहते हैं, ये होता है अर्थ स्विच। ठीक है, अर्थ स्विच। अच्छा, अभी बताता हूँ क्या दिक्कत है। अभी देखिए आपका अगर नॉर्मल सप्लाई है बिना इंटरप्शन के जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस तरफ फॉल्ट आ गया, अब देखिए फॉल्ट आ गया, यहाँ फॉल्ट आ गया मान लीजिए, अब मेरे को ये सिस्टम यहाँ से अलग करना है। फॉल्ट आते ही क्या होगा, जैसे ही वो सेंस करेगा, रिले सेंस करेगा, ये रिले लगा रहेगा मेरा रिले, ये इसके थ्रू सीटी के थ्रू मेरा रिले लगा दूंगा मैं। ठीक है, रिले लगा रहेगा। ठीक है, रिले जैसे ही सेंस करेगा फॉल्ट है, ये सर्किट ब्रेकर ओपन कर देगा। फिर क्या करना है, हमको ये फॉल्ट भी तो बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोलेटर ओपन करेंगे। ठीक है, आइसोलेटर ओपन करके अर्थ स्विच गिरा देंगे, सिंपल सा बात। तो ये हमेशा ना ये पूछता है इसका कि सबसे पहले सीबी ओपन होगा। ठीक है, फिर आइसोलेटर ओपन होगा, फिर अर्थ स्विच गिराएंगे। अर्थ स्विच का पर्पस क्या है, अब देखिए किसी भी टाइम पे यहाँ क्या है, जैसे ही ये मान लीजिए इसको इसको मैं सिस्टम से आउट कर दिया, ये बीच का सेक्शन सिस्टम से आउट हो गया। ठीक है, ये फॉल्ट के बाद तो ये क्या होगा, आउट तो हो गया, बट यहाँ क्या चार्जेस हैं, चार्ज। तो अगर इसको गलती से भी कोई टच कर दिया ना, जब ये काम करने के लिए इसके ऊपर चढ़ेंगे, तो ये चार्ज इतना ज्यादा रहता है कि एक बार में ही वो बच नहीं पाएगा, आदमी आदमी भी जाएगा, इक्विपमेंट जो भी यूज कर रहे होंगे बनाने के लिए वो भी चले जाएंगे, इतने प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अर्थ स्विच गिराना जरूरी रहता है। अर्थ क्या रहता है, अर्थ चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल, इसको न्यूट्रल पे ले आएगा। तो इस तरीके से ये रहता है, तीन चीज याद रखिएगा, अर्थ स्विच, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर, इसका काम रहता है हमेशा। देखिए यहाँ भी बना हुआ आइसोलेटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसमें अर्थ स्विच नहीं समझाया है, जरूरत नहीं था उसमें। ये सर्किट ब्रेकर है और ये आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर ओपन होगा फिर, तो ये सिंगल स्कीम है। ये देखिए ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसके साथ आइसोलेटर लगा हुआ है, और देखिए ये इनकमिंग है। अब ये आपके लोड है, ये देखिए दो दो, ये आउट गोइंग है, ये आउट गोइंग है, ये आपके क्या है, ये भी आउट गोइंग है आपके डिफरेंट। ठीक, इनका यूज किया जाता है। तो सिंगल बस बार का एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट बस बार स्कीम विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल थ्री फेज बस बार टू विच द सिंगल फेज और थ्री फेज आउटगोइंग फीडर्स आर कनेक्टेड। देखिए सिंगल इनपुट है, एक सिंगल बस बार है, जिसमें कि क्या हो रहा है, थ्री फेज या तो वन फेज हम लोग आउटपुट ले रहे हैं फीडर से, फीडर के थ्रू। ये फीडर है हमारे, ये फीडर, ये आपका फीडर है, ये भी आपका फीडर है।
ठीक है। बट इन केस ऑफ द फॉल्ट और द मेंटेनेंस ऑफ द बस बार और एनी फीडर, entire bus bar has to switch off, resulting in the total shutdown. This is not a very popular scheme. This is as there is no flexibility, as there is no flexibility, plus this is most इकोनॉमिकल एंड सिंपल। ठीक है। सिंगल बस बार स्कीम का क्या फायदा है कि देखिए, अगर आपको कहीं भी फॉल्ट आए, मैं बोल रहा हूँ ना, मान लीजिए आपको ये सर्किट ब्रेकर लेना है, ये सर्किट ब्रेकर आपको लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट ब्रेकर को ले लूंगा, अगर मेंटेनेंस के लिए लूंगा तो पूरा बस बार आउट हो जाएगा। ये बस बार मेरे को बनवाना है, मान लीजिए बस बार में कुछ आ रहा है या मेंटेनेंस के लिए मेरे को लेना है, इससे रिलेटेड जो भी सीटी है। अब ये बस बार, ये मत सोचिए कि ये इसी चीज का ये हो रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है, नहीं। इसके साथ सीटी अटैच रहता है, पीटी अटैच रहता है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर रहता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहता है, लाइटनिंग अरेस्टर्स रहते हैं, उनका चेंज रहता है। उसके बाद आपके सीवीटीज रहते हैं, सीवीटीज कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये भी रहते हैं, सीवीटीज रहते हैं। इन सारे के सारों का ना आपका मेंटेनेंस होता है। साथ ही साथ एक चीज का मेंटेनेंस नहीं होता है, एक चीज को चेंज करना है, क्योंकि अरे हम लोगों को मीटरिंग भी तो चाहिए, मीटरिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए ना, तो इन सब चीजें कनेक्टेड रहती हैं। तो किसी भी एक चीज का मेंटेनेंस मतलब हमेशा ये आउट ही रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। एक चीज के चलते पूरा सिस्टम शट डाउन होकर के बैठ जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं बस कपलर और डुप्लीकेट बस स्कीम। इसमें क्या रहता है, डबल सिस्टम रहते हैं, दो बस बार हम लगा देते हैं। ठीक है, दो बस बार लगा देते हैं। उसमें क्या रहता है कि दो बस बार में अगर आपका एक बस बार मैं आउट करूंगा तो दूसरा मेरा हमेशा सर्विस में रहेगा। ठीक है, सिंगल फीडर रहेगा। सिंगल मतलब इनकमिंग रहेगा, फीडर आपके कई सारे रहेंगे। फीडर मैं दोनों से जोड़ सकता हूँ किसी भी टाइम पे। ठीक है, सिस्टम रहता है उसमें, एक स्विच से कन्वर्ट करके दूसरे स्विच करना है, कुछ नहीं रहता। और हमेशा एनी टाइम दोनों बस बार जो रहेंगे। ठीक है, नीचे आता हूँ पहले, ये देखिए, हाँ देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है सिंगल, ये इनकमिंग है। ठीक है, ये इनकमिंग, ठीक है, ये इनकमिंग है। अब मेरे क्या हो रहा है, ये कपलर है, बस कपलर, इसको बोलते हैं कपलर, कपलर। ठीक है, अब ये क्या हो, ये बस वन है, बस बार वन, BB1 कर दीजिए। ठीक है, ये BB2 है। ठीक है, अब मेरा क्या है, मैं एनी टाइम दोनों से कनेक्टेड हूँ। मान लीजिए यहाँ से कनेक्टेड हूँ, ये मेरा लोड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ऐसा रहेगा। मान लीजिए मेरे को इसको सर्विस में लेना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये वाला ऑन कर दूंगा, ये वाले स्विच ऑन कर दूंगा और इसको कपलर को आउट कर दूंगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका चले जाएगा आराम से। ठीक है, ये आपका चले जाएगा, ये आपको दोनों तरफ से सप्लाई, सीमलेस सप्लाई मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसके ये फायदे हैं। कोई देखिए, एक नॉर्मल सा बस बार यहाँ लगा दिया, मैं सबको ट्रांसफर कर सकता हूँ, सारे के सारे लोग को। और ऐसा नहीं है, देखिए जब ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है सारा का सारा, ठीक है, ये क्लोज है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज कर दूंगा, इसको क्लोज करके फिर इसको ओपन कर दूंगा। ये नॉर्मल कपलर है, ये सीबीयू भी नहीं है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये वो है, आइसोलेटर्स टाइप के रहते हैं। जब मेरा ये क्लोज है भाई, ये क्लोज है, तो इसको ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, करंट तो यहाँ से वही सेम करंट है ना जो ट्रांसफर हो रहा है, बस एक से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग रखते हैं, ये काफी जगह में रहता है, हमारे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट में हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल स्कीम इज शोन हियर वेयर द टू इनकमिंग आर देयर टू फीड द मेन बस वन एट ए टाइम। दिस इज टू कंटिन्यू द अनइंटरप्टेड सप्लाई इन केस ऑफ द incoming incoming one fail, the incoming two switched on, and always there is an interlock बने रहेगा to ensure that when one incoming circuit breaker is, the other incoming circuit breaker is off। ये यहाँ से बोल रहा है, देखिए, ये टाइप 1 है, मैं आपको दूसरा ये कपलर टाइप का बताया हूँ ना। देखिए, ये बस कपलर और डुप्लीकेट बस स्कीम। ठीक है, मैं आपको कपलर टाइप का बताया हूँ। ये जो लिखा हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है,
देयर इज ऑलवेज एन इंटरलॉक। ये क्या दिया हुआ, 2 इनकमिंग लेने के लिए। इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि आप सोचिए अगर मैं 2 इनकमिंग लूंगा, मान लीजिए कि यहाँ उमरेड की माइंस है, उमरेड की माइंस में एक मैं नागपुर से ले लूँ एक तरफ, और दूसरा मान लीजिए मेरा इस तरफ से आ जाए, मान लीजिए कहाँ से, मुंबई तरफ से कोई लाइन आ रही हो, उधर से ले लूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या रहेगा, अब मैं यहाँ से सप्लाई ले रहा हूँ, ये सप्लाई मान लीजिए इंटरप्ट हो जाती है, सीबी में काम करना है आपका, कुछ भी काम करना है, तो क्या है, ये सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, तो ये मेरा मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन रहेगा, मुंबई वाला मैं तुरंत ऑन हो जाएगा। और इसमें हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या बोल रहे हैं, हमेशा इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। अगर इस तरीके का स्कीम रहेगा तो इंटरलॉक रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक भी रहेगा, मैकेनिकल इंटरलॉक भी रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक कैसा रहेगा, जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन पे जज करेगा, इसका रिलेज रहते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं। मैकेनिकल इंटरलॉक कैसा रहता है, इसके मूवमेंट के ऊपर, अगर ये मूव करके ऐसा इस जगह पे आ गया तो मैकेनिकल इंटरलॉक का रहता है कि ये किसी कुछ भी कर लो, ये क्लोज नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम ही जल जाएगा। क्यों जलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा फाई, तो बोलते हैं ना V एट एन एंगल कुछ फाई लिखते हैं, कुछ ना कुछ होगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि ये पूरा सिस्टम बस्ट हो जाएगा तुरंत का तुरंत, मस्त एकदम, आपका कपलर भी नहीं संभाल पाएगा, मतलब इतना ज्यादा वो रहेगा, इसीलिए हमेशा इंटरलॉक दिया रहता है। ये इस सिस्टम की बात की है, ठीक है। बस कपलर और डुप्लीकेट बस स्कीम, सिंपल स्कीम इज सोन वेयर द 2 इनकमिंग आर देयर, ठीक है, 2 इनकमिंग है टू फीड द मेन बस one at a time, that is to continue the uninterrupted supply. In case the incoming one fails, the incoming two is switched on. Always there is an interlock to ensure that when one incoming circuit breaker is on, the other incoming circuit breaker is off, ठीक है। हाँ, अब इस टाइप के सर्किट ब्रेकर की मैं बता चुका हूँ, 2 बस बार अरेंज रहते हैं, सिंगल सप्लाई है, सिंगल सप्लाई 2 बस बार का अरेंजमेंट कर दिया कपल में, ठीक है। तो ये सस्ता पड़ा ना, आपको उतना तार बिछाना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या है, तार भी तो चाहिए लंबा, एक मान लीजिए नागपुर से आ रहा है, दूसरा कहीं और से आ रहा है, तो कितना खर्चा बैठाएंगे आप, नहीं है। ये तो अपने घर की खेती है, अब इसका मेंटेनेंस भी हमको खुद करना है। दूसरा चीज है, इसके लिए हमको परमिशन लेना है, 10 जगह से वो रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन से बात करना है, लोड सेंटर से बात करना पड़ेगा, फिर आप जितने टाइम इसको क्लोज करेंगे, हर बार आपको लोड शेड्यूलिंग में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप कहीं से भी सप्लाई ले लिए, जब हैवी लोड रहता है तो इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको ग्रिड में, उसके बिना काम नहीं होता है। लेकिन इधर क्या है, इधर तो अपना सिस्टम है, यहाँ मेंटेनेंस करना हुआ, सब कुछ करना हुआ, ये ईजी है, तो नॉर्मली हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन ए डबल बस बार अरेंजमेंट विद द बस कपलर, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इज एंश्योर्ड टू द लोड, ठीक है, कंटिन्यूटी सप्लाई मेंटेन करता है, कंटिन्यू सप्लाई। दिस अरेंजमेंट आल्सो एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड परमिट पीरियोडिक मेंटेनेंस विदाउट टोटल शटडाउन, बताया ना, फ्लेक्सिबल भी है और पीरियोडिक मेंटेनेंस भी ले सकते हैं हम, जिस भी बस बार को चाहिए, शटडाउन नहीं होगा सिस्टम। In fact, usefulness of this system is that in the event of any fault in one bus bar, the other bus bar can be used by closing the tie circuit breaker, bus coupler, and then closed. And then by close the isolator on the second bus bar, opening the isolator, ठीक है, वही बोल रहा हूँ कि अगर दूसरे में टच कर देंगे, इसको ये वाला ऑन करके इसको ओपन कर देंगे और इसको फिर ले लेंगे। कोई डाउट होगा तो लिखते चलिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए ये मजहर अली, हाँ, ये मजहर अली जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा रीडिंग करने के लिए, और मैं पीडीएफ भी अच्छे से बनाया हूँ, इसका मैं सारा का सारा मतलब इतना है कि सिर्फ मैं पॉइंट लिख करके नहीं बनाया हूँ, आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। बस बार फ्यूज की तरह काम करता है, नहीं नहीं नहीं, बस बार फ्यूज की तरह काम, कौन बोला बस बार फ्यूज की तरह काम करता है, फ्यूज फ्यूज रहता है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ, बस बार मैं बताया ना आपको, समझाया ना, बस बार क्या होता है। बस बार फ्यूज की तरह काम नहीं करता है, फ्यूज तो स्विच है, स्विच, फ्यूज एक स्विच है, जबकि ये स्विच ओपन होता है अपने आप, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मैं आगे स्लाइड्स में है फ्यूज के बारे में,
अभी आप फ्यूज से मत समझिए, अभी सिर्फ मैं आपको सप्लाई बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या मजहर अली जी? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, देखिए, हाँ, आपका आपका नॉर्मल ये बता दिया हूँ किस तरीके से आपका सप्लाई जो है, सप्लाई आप किस तरीके से आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं, एक नॉर्मल एक आसान भाषा में। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी और स्कीम है, उसको भी देखते हैं हम। ठीक है, इन डबल बस बार अरेंजमेंट विद द बस कपलर कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई इज एंश्योर्ड टू द लोड। ठीक है, लोड हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई में रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ शुरू से। मेरे को किसी भी टाइम पे एंश्योर करना है। मैं आपको बोला ना बस बार की रिक्वायरमेंट क्या है। बस बार ऐसा मत समझिए, बस बार मैं अभी बता रहा हूँ, बस बार एक नॉर्मल टाइप का नहीं, आप देखे होंगे। आप कभी सब स्टेशन जाइए, जो यहाँ का माइंस का सब स्टेशन रहता है, आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे इस तरीके का ना, हॉलो 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 रॉड लगी रहती है, हॉलो रॉड इस तरीके से, जो कि इंसुलेटर के ऊपर सपोर्टेड रहती है। ये इंसुलेटर रहते हैं गोले 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 से, आप देखिएगा इनके ऊपर, ये गोले गोले सपोर्टेड रहते हैं इंसुलेटर के ऊपर। जैसे ये है ना आपका, तो ये इस तरीके से गोला 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 टाइप का इंसुलेटर्स रहते हैं, इनके ऊपर सपोर्टेड रहते हैं ये। तो इस तरीके का ये होते हैं बस बार आपके। ठीक है, in fact the usefulness of this system is that in the event of any fault in one bus bar, the other bus bar can be used by closing the tie circuit breaker or bus coupler, and then by closing the isolator on the second bus bar and opening the isolator of the first bus bar disconnected। ठीक है, एक को कनेक्ट करेंगे, दूसरे को डिस्कनेक्ट करेंगे, मैं बोला ना इसको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है इसमें। ठीक है, रिंग मेन अरेंजमेंट। रिंग मेन अरेंजमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, रिंग बना देता है। एक तरफ से अगर सप्लाई फेल हुई, जैसे कि हम लोग देखे थे ना कंप्यूटर वाला, आप पढ़े होंगे मॉडल, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, पांचवा कंप्यूटर, ये सब क्या है आपस में ऐसा रिंग की तरह कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन ना होकर के। ठीक है, ring main arrangement, the flexibility is even more, as the supply can be taken from any nearby incoming as shown in the figure. In this system, if the fault occurs in one section, the other section continues to operate as the fault is localized in the fault section only। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ फॉल्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से ओपन से सीबी लगा रहेगा, सीबी ओपन कर देगा, ये सिस्टम अलग कर देगा, खत्म। ये मेरी सप्लाई तो मेंटेन रहेगी ना, इधर से तो मैं मेंटेन रहेगी। मेरा कंप्यूटर कुछ भी मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, इसको भेजूंगा, यहाँ से ये जाएगा, मेरे को इसको ट्रांसफर करना है। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम हो भी गया, मान लीजिए कुछ हो गया, तो ये इस कंप्यूटर को जाएगा और मेरे को इस कंप्यूटर को भेजना है तो इस तरफ से भेज दूंगा, खत्म बात। फिर देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा कंप्यूटर सेम कंप्यूटर जैसे है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रहता है, C3 C4 C5। मान लीजिए अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी है, यहाँ मान लीजिए कुछ फॉल्ट आ गया है, ठीक है, यहाँ कुछ फॉल्ट आ गया, मेरी सप्लाई मेंटेन रहेगी, इंटरप्ट नहीं होगी। मैं C1 को ट्रांसफर करना चाहूँ तो ये देखिए इधर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसे ही सेम अगर मैं C3 को करना चाहूँ, C3 को मैं यहाँ से कर सकता हूँ, सिंपल सा बात है। ठीक, अब देखिए फोटो देखिए, देखिए किसी भी दोनों तरफ से आपका मेंटेन है। ठीक है, आपका ये देखिए, ये सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है इधर से भी, ये सप्लाई इधर से भी आ रही है, ये इनकमिंग है, इनकमिंग 1, ये देखिए यहाँ, यहाँ से इनकमिंग 2। ठीक है, दोनों दोनों क्या दे रहे हैं, दोनों क्या दे रहे हैं, मान लीजिए कि इधर से तो इसको सप्लाई मान लीजिए यहाँ पास है, तो ये तो क्या है नॉर्मली, या फिर मान लीजिए ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग 1 मान लीजिए, रुक जाइए इसको आउटगोइंग ले लेता हूँ, ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। मान लीजिए इस सर्किट ब्रेकर को मेरे को लेना है मेंटेनेंस में, इसको निकलवाना है। नॉर्मली मेरे को देखिए फॉल्ट बहुत कम होता है, खासकर बस बार पे फॉल्ट, बस बार पे किस तरह के फॉल्ट होते हैं आपको पता है, मंकी फॉल्ट हो गया, जब मंकी फॉल्ट बोलते हैं, बहुत फेमस फॉल्ट है और वो होता भी है, बंदर चढ़ करके कूद जाता है कई बार, और इस तरीके से पूंछ से लटक करके कूदता है कि जमीन को टच कर जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, मंकी फॉल्ट में हमारा, बस बार में। बस बार में दूसरे फॉल्ट बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि सिस्टम ही इंटैक्ट बनाया जाता है उसका, क्योंकि उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपका पूरा प्लांट बैठ जाएगा, इसलिए। ठीक है, मान लीजिए सर्किट ब्रेकर आपका इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो देखिए यहाँ से इनकमिंग है, तो ये इनकमिंग इसको तो मेंटेन करेगा ही डायरेक्ट इसके थ्रू, बट इसको मेंटेन करेगा तो यहाँ से कर देगा, सिंपल सा बात है रिंग में। ठीक है, बस समझते चलिए, समझते चलिए, क्वेश्चन आएगा किसी भी प्रकार से देगा, आप घुमा करके कर लेंगे।
ठीक है, 1 रीडिंग लेंगे, 2 रीडिंग लेंगे, हो जाएगा। रीडिंग भी लेने का मेरे को तो नहीं लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल ये देखते भी चलेंगे तो हो जाएगा। आपको एक एक बार फोटो देख लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा फोटो डाल देता हूँ मैं, ताकि दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद जान रहे ना, आपकी मेमोरी रहती है, ये मेमोरी, मेमोरी सबसे पहले ऑडियो मेमोरी, ठीक है, फिर उसके बाद रहता है विजुअल मेमोरी। विजुअल, ये हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। यहाँ से जब आप अप्रोच करेंगे तो आपको याद जल्दी देता रहता है ऑडियो वो करके। फिर उसके बाद होता है जो रीड करके देते हैं, रीडिंग। एक तो सुनने से हुआ, ये मेमोरी, ये मेमोरी और ये मेमोरी, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है जो सुनने से याद होता है। तीसरा नंबर रहता है रीडिंग, जब आप रीड करके वो करते हैं तो आप जल्दी भूलते हैं। ठीक है, हमेशा किसी भी चीज़ को कभी भी ना एग्जाम से पहले भी याद करने की कोशिश कीजिए, तो कुछ ना कुछ, या तो उससे रिलेटेड कुछ कहानियाँ बना लीजिए, कुछ कहानियाँ बना लीजिए तो जल्दी याद रखेगा। तो जो भी बनाएंगे अपने हिसाब से बना लीजिए किसी न किसी प्रकार से, तो वो भी याद रहता है। ठीक है, ठीक है, बस बार विथ sectionalizer. The bus bar with the provision for sectionalizer circuit breaker is advantageous because whenever required, one section can be completely shut down for maintenance while the other section continues to supply. ठीक है, मैं बताया ना, एक सेक्शन आपका अलग हो गया, दूसरे सेक्शन पे काम चल रहा है। सेक्शनलाइजर सिंपल सा दिखाई दे रहा है, कोई एक सेक्शन खराब होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नॉर्मल सेक्शन मेंटेन रहेगा। Sectionizer circuit breaker is advantageous because whenever the required one section can be completely shut down for maintenance while the other section continues to supply. However, one more important advantage is that by adding a current lining reactor between the section, the fault MVA can be reduced and hence the circuit breaker of lesser capacity is required to suit the reduced level of fault MVA. ठीक है, ठीक है, देखिए ये बढ़िया चीज़ बोल रहा है, सेक्शनलाइजर के बारे में बोल रहा है। ये सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के पास में हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग है, दो इनकमिंग, ये आपका आउटगोइंग है। तो इसको अगर अलग भी कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से हमारा मेंटेन रहेगा सिस्टम, वही बोल रहा है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा ये लिखा हुआ है, एक मिनट, मेंटेनेंस वाइल सेक्शन, ये कहाँ गया, हाँ रिएक्टर के बीच में, ये रिएक्टर सिस्टम में लगाया जाता है। आप देखे होंगे आपके पावर, ये आपके माइंस में भी, हम माइंस में हमेशा आप देखे होंगे ना, कभी बस ये स्टेशन, सब स्टेशन के पास जाएंगे ना, तो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह दिखता है, वो देखने में ट्रांसफार्मर की तरह लगेगा, लेकिन आप उसमें देखेंगे बस रिएक्टर लिखा रहता है। रिएक्टर, रिएक्टर, ठीक है, इसका यूज क्या रहता है। ठीक है, हमारा जो ग्रिड होता है वो क्या है, वो आपको पावर सप्लाई कर रहा है, पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई, पावर भी दो टाइप का रहता है, एक एक्टिव पावर रहता है, एक रिएक्टिव पावर रहता है। ठीक है, तो अब इसमें अंदर नहीं जाते हैं एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में, बस ऊपर से देख लेते हैं। एक एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर मतलब क्या, जो आपका रियल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप मशीन चलाए, मशीन चला के बेल्ट कन्वेयर सिस्टम चल रहा है, कुछ कर रहा है, कोयले को नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे हैं बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है, तो क्या है, वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर वो होता है जब मशीन चलती है। तो मशीन क्यों चलती है, मशीन जब थ्री फेज मशीन हम लगाते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मशीन तो चलती है, वो क्यों, क्योंकि वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, बस इससे कोई लॉस नहीं होता है, नो लॉस। क्या, लेकिन इसका काम क्या रहता है, इसका काम बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। ये वर्क कुछ नहीं करता, वर्क जीरो डन करेगा, जीरो वर्क है। तो ये जो रिएक्टर पावर, रिएक्टिव पावर है ना, इसको जनरेट करने के लिए हम लोग रिएक्टर का यूज करते हैं, इसको मैनेज करने के लिए। आपको वोल्टेज, फिर उसके बाद इसका कम नहीं है, इसको वोल्टेज आपको रेगुलेट करना है कभी भी, क्योंकि आपकी मशीन है। मशीन में देखिए, आप कभी भी देखेंगे तो मशीन में फ्लक्चुएशन है, वी प्लस माइनस डेल वी करके दिया रहता है। मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आपकी 33 केवी की मशीन है, तो दे देगा प्लस माइनस 2%, 3%, 5%, कुछ भी दे देगा, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो वो कौन कौन काम कौन करेगा, 2% से नीचे रखने वाला, बस रिएक्टर। ग्रिड, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिर्फ सप्लाई देगा, उसको कोई मतलब नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, आपकी मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है,
तो और इसके कारण एक और चीज होता है, रिएक्टर लगाने से एक और फायदा वही बोल रहा है कि फॉल्ट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। सिंपल सा सोचिए ना, आप आपका मान लीजिए जनरेटर में बता रहा हूँ, अब ये भी बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये आपकी बुक से है ना, ये आपका कोई बाहर नहीं है, मैं सिर्फ आपके वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बुक का है आपका फॉल्ट लेवल एमवीए जो दिया है, फॉल्ट लेवल कम होता है। फॉल्ट लेवल कैसे कम हो जा रहा है वो भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अपने से नहीं जोड़ा हूँ कुछ भी। ये देखिए ये आपका है, ठीक है, ये RYB, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ आपका ये आपका हो गया, ये रिएक्टर में लगा देता हूँ एक यहाँ रिएक्टर लगा दूंगा। तो क्या होगा, जब यहाँ फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट कहाँ से, अल्टीमेटली फॉल्ट करंट तो यहीं से फ्लो करने वाला है ना। क्लोज्ड पाथ चाहिए करंट, करंट बिना क्लोज्ड पाथ के फ्लो नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी फ्लो नहीं होगा अभी जब तक इसको क्लोज्ड पाथ नहीं मिलेगा। तो कोई क्लोज्ड पाथ कहाँ से देगा, हमारा जो अर्थिंग रहता है ना, जो हम न्यूट्रल निकालते हैं, न्यूट्रल का जो दूसरा एंड रहता है वो अर्थ को कनेक्ट रहता है, तो वहां से क्लोज्ड पाथ नहीं मिलता है। जब भी अर्थ हो जाएगा तो क्या है, क्लोज्ड पाथ मिल जाता है। तो अगर मैं रिएक्टर ले रहा हूँ, सिंपल सा बात है यार भाई, वोल्टेज के साथ, अगर वोल्टेज का कोई सोर्स है उसमें रेजिस्टेंस लगा दो, इंडक्टर लगा दो, क्या हो जाएगा, करंट कम फ्लो करेगा। आई का वैल्यू V/R होता है ना, V/R प्लस JX होता है, ये रिएक्टर है। इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा भाई, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और क्या, यही बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सब स्टेशन पे, अब चलते हैं सब स्टेशन। ST बस बार कनेक्शन विद CT PT, पावर फैक्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखिए एक सब स्टेशन जब रहता है, सबसे पहले एक सब स्टेशन लगता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है, सब स्टेशन है, सब स्टेशन ठीक से काम कर रहा है, ठीक है, वो वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, वो करंट मेंटेन कर रहा है। फिर उसमें क्या है, रिले सर्किट लगा हुआ है, आपके सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर कैसे ओपन और क्लोज होगा, रिले के बेसिस पे। रिले इनपुट कहाँ से लेगा, सीटी और पीटी के थ्रू से लेगा, समझ रहे हैं ना। रिले अभी आगे बताऊंगा कैसे रहता है, सीटी और पीटी से इनपुट लेगा कि कहीं करंट जा। फॉल्ट कैसे हो रहा है, फॉल्ट में क्या होगा, जैसे ही कोई एक तार, मान लीजिए RYB है, आर का तार गिर करके जमीन में चले जाए तो क्या होगा, वो जैसे ही वो लोड कम हो जा रहा, जैसे आप देखते होंगे ना, आप डायरेक्ट आप प्लग में आप डाल दीजिए वायर और दूसरा जमीन में टच कर दीजिए, बहुत हाई करंट फ्लो होगा, आपका चल जाएगा, आपका जो MCB लगा रहेगा या तो जल जाएगा या ट्रिप हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, देखिए सबसे पहला क्या पर्पस है, प्रोटेक्शन, 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 मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन हो गया एक, एक मॉनिटरिंग हो गया आपका मेन, ये दो मतलब, तीसरा मीटरिंग, ये था मीटरिंग। ये तीन पर्पस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, CT PT एमीटर, वोल्ट मीटर, किलोवाट आवर मीटर, ये सारे के सारे लगाने पड़ते हैं। एक बात बताइए, मीटरिंग कैसे डिटरमाइन होगा, हम मीटरिंग लगाएंगे तब तो पता चलेगा हमारा मीटर का इंड कितना है, हम अपने इंड में देखते हैं ना, तब तो हम उसके हिसाब से पैसा पे करेंगे। क्योंकि वहां क्या होता है, मान लीजिए ये सप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको प्लांट को सप्लाई दिया, कहीं का भी दिया, ठीक है, ये सप्लाई देगा, या तो आप ग्रिड से लेते हैं तो यहाँ पास क्या होगा, मीटर तो लगाएगा कितना आप ले रहे हो, कितना खा रहे हो बिजली को, तो उसको क्या करेगा, उसको फिर पैसे से कैलकुलेट करके आपको उतना बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग आपको कंटिन्यूअस क्या है, करंट कितना है, वो वोल्टेज कितना है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है कि नहीं है। आप कभी माइंस जाएंगे ना, जब इंजीनियर जो रहते हैं वहाँ, इंजीनियर रहते हैं और आपके जो टेक्नीशियन काम करते हैं, वो सब के सब देखिए इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ये डेली का वैल्यू लिया जाता है इन सब चीज़ों का। इवन आपके लाइटनिंग रजिस्टर रहते हैं, उनका भी वैल्यू लिया जाता है कि कितनी बार इसके ऊपर लाइटनिंग गिरी है, उसके कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रहते हैं, सब के सब चीज़। तो वो लाइटनिंग रजिस्टर का भी क्या है, ये सारे के सारे चीज़ें लगे रहते हैं एक बस बार के साथ। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। प्रोटेक्शन तो समझ ही गया, प्रोटेक्शन किसी इन केस ऑफ फॉल्ट सिस्टम को ओपन करने के लिए, सिस्टम को ओपन और फॉल्टेड फॉल्टेड जो पार्ट है उसको आइसोलेट करने के लिए जो काम है वो प्रोटेक्शन का है। ठीक है, अब देखिए ए टिपिकल कनेक्शन डायग्राम ऑफ 11 kV सब स्टेशन इज गिवन बिलो फॉर ready reference of electrical engineer or technician is mine. From this substation, the outgoing supply is fed to a step-down transformer of 11 kV is to 3.3 kV.
और 11 kV is to 440 volt voltage grade, and from this transformer the supply is distributed to the various consumer load as shown। ठीक है, नीचे अभी मैं फिगर दिखा रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब किया है, मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा। लोड in the distribution system it must be recommended that the load, कुछ डाउट है तो पूछते चलिएगा, जहां भी नहीं समझ में आएगा बिंदास जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। In the distribution system, it must be remembered that the load should be equally distributed between the three phases। हाँ ठीक है, वो मैं पहले भी बताया ना आपको, शुरू में ही एक्सप्लेन किया हूँ कि आर वाई बी तीनों को मैं क्या कर रहा है, मैं ऊपर में डायग्राम बताया ना, 3 पार्ट, नागपुर के 3 पार्ट कर दिया मैं, एक को आर दे दिया, एक को वाई दे दिया, एक को बी दे दिया। बस मैं इंश्योर करता हूँ यहाँ लोड बराबर होनी चाहिए और न्यूट्रल की सप्लाई बराबर कर देता हूँ, वही लिखा हुआ है इस तरह। डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है ये सब, इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, ऊपर ऊपर से बस जान लीजिए। देखिए अब ये सिस्टम है, ठीक है, देखिए ये आपका आर वाई बी, ये 11 केवी की लाइन है, ये 11 केवी की आर वाई बी, और ये न्यूट्रल है। आप देखिए नीचे में दिखाई दे रहा आर, ये है आपका आर वाई बी, ये है आपका न्यूट्रल। ठीक है, तीनों लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन से ये क्या है, ये पीटी लगा हुआ है, ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पीटी का काम क्या है, आपका वोल्टेज मेजर करेगा किसी भी टाइम पे। आपका हाई वोल्टेज साइड मतलब 11 केवी के पास कितना वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा रहेगा। वोल्ट मीटर के साथ साथ इसमें क्या लगा रहेगा, वॉट मीटर का कनेक्शन रहेगा। वॉट मीटर क्या करेगा, मीटरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका मीटरिंग के लिए, ये मीटरिंग, वॉट मीटर का मेन काम है मीटरिंग के लिए, वोल्टेज और करंट देखने का काम ये पीटी, इससे दोनों को कनेक्शन जाएगा। एक तो आपका इसके लिए भी जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा जाएगा मॉनिटरिंग के लिए भी, ठीक है। ये आपके सीटी लगे हुए हैं, ये देखिए सीटी, ये 3 सीटी लगे हैं, ये इसके थ्रू, ये सीटी कनेक्टेड है, ये स्टार के फॉर्म में सीटी है, इसलिए इसका कनेक्शन तो मत जाइए, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, तो उतना नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन इसके थ्रू है, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका नॉर्मल ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर कितना है, 11:3.3 केवी, और या 11:440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट झटका, ठीक है। तो ये इतने का वोल्टेज लगा हुआ और कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। उसी चीज को बताया है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आपसे ये सब क्वेश्चन डाल सकता है, तैयार रहिएगा। देखिए 3 फेज टू सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। 3 फेज टू सिंगल फेज सप्लाई में मैं बोला आर वाई बी है और न्यूट्रल रहेगा। देखिए नंबर 1 सिंगल फेज दिया, किससे दे दिया, आर से दे दिया, इसको आर से दे दिया, ठीक है। इसको बी से दे दिया, इसको और इसको क्या दे दिया, इसको वाई से दे दिया, इसको बी से दे दिया, और सबके साथ क्या कनेक्ट है, सबके साथ देखिए, सबके सब किसमें कनेक्ट है, न्यूट्रल में। एक एक न्यूट्रल के, तो हमारी सप्लाई भी ऐसा नहीं है जहां पैदा हुई होगी वहां 3 फेज ही रही होगी, जब हमारे घर में पहुंचती है तो क्या हो जाती है, सिंगल फेज हो जाती है, ठीक है। और क्या है, जहां आपको 3 फेज सप्लाई, देखिए जहां 3 फेज की जरूरत पड़ता है वहां 3 फेज सप्लाई हो जाता है। ये देखिए जहां मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, हैवी मोटर्स हैं, उनको ऑपरेट करना है आपको, लोड है हैवी, आपकी मशीन से ऑपरेट करना है, सिंपल से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ये आपके अंडरग्राउंड का थोड़ा देख लिया आप। देखिए अंडरग्राउंड में क्या है ना, कनेक्शन नॉर्मल रहता है, जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल वायर जाएगा, केबल जाएगा, सिस्टम रहेगा। लेकिन ओपन कास्ट में आप नॉर्मल नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए कि जब आप खुदाई शुरू करेंगे तो वो एरिया भी तो ढह जाएगा जहां आप ले आकर के केबल बिछाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ओपन कास्ट के लिए हम कैसा सिस्टम यूज करते हैं, ओपन कास्ट के लिए हमारा जो सिस्टम रहता है वो मूविंग रहता है, ठीक है। एक पूरा सिस्टम सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, उसका ट्रांसफार्मर, उसका जो प्लगिंग सिस्टम के साथ रहेगा, प्लगिंग के साथ तुम्हारा जो मशीन कनेक्ट रहेगा, मशीन जो हम लोग कनेक्ट करते हैं वो मूविंग रहता है। तो इस तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ अलग होगा तो फिर देखेंगे। एग्जाम्पल भी इसमें मैं लिया हूँ कहाँ का ऐसा यूज कर रहा है। The mining process has recently been changed from the age-old underground mining process to the open cast mining processes.
द मेन एडवांटेज इन ओपन कास्ट माइनिंग इज दैट इट मच मोर सेफर। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये माइनिंग के बारे में बोल रहा है कि ओपन कास्ट माइनिंग सेफर रहती है और प्रोडक्शन पर डे कम से कम 2 गुना 3 गुना होता है अंडरग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सही भी बात है। ठीक है, और क्या है, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर नॉट नीडेड टू बी फ्लेम प्रूफ, इंस्टेड द माइनिंग टाइप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, ऑल इलेक्ट्रिक आर नॉट नीडेड टू बी फ्लेम प्रूफ। सही बात है। और क्या है कि अंडरग्राउंड में अगर आग लगेगी तो क्या होगा, आग लगने की पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकलने का इतना एरिया नहीं मिलता है। फिर आपको वेंटिलेशन पे डिपेंड करता है, वेंटिलेशन मान लीजिए कभी चला गया, आग लग गई, तो वहां क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है फायर को कैरी आउट और आगे परपिचुएट करने के। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको हेल्पफुल है वहां, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में इस तरीके का नहीं होगा। बाहर में क्या होगा, आग लगने के ही बहुत कम चांसेस रहेंगे ओपन कास्ट में। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर नॉट नीडेड टू बी फ्लेम प्रूफ, इंस्टेड माइनिंग टाइप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, इन फैक्ट द ऑपरेशन इज आल्सो मच सिंपलर एंड लेस hazardous. However, in this book we shall not discuss the operation and the performance of the open component, but we shall take it. ठीक है, अब देखते हैं यूनिटाइज सब स्टेशन, जो मैं बोला ना मूविंग सब स्टेशन। सब स्टेशन है बट अपने आप में मूविंग है, मोबाइल सब स्टेशन इसको बोल रहा है, यूनिट है, एक यूनिट है जो मूविंग है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटाइज सब स्टेशन हैज बीन फाउंड वेरी यूजफुल in the operation of open cast mine for uninterrupted supply of electricity for the operating important devices like shovel drill and also light fan and compressor load। ठीक है, टॉवेल ड्रिल चलाने के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आपकी सप्लाई ही इंटरप्ट हो गई तो एक दिन का प्रोडक्शन लौट जाएगा। और एक दिन का नहीं जाता है, जब इसमें केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है ना, पूरा सिस्टम कम से कम 3 दिन 4 दिन ले लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन द इलेक्ट्रिसिटी यूज टू बी सप्लाइड फ्रॉम द बिल्ट इन सब स्टेशन थ्रू ट्रेलिंग केबल्स। ठीक है, इनिशियल जो एज रहता है, बट मेजर प्रॉब्लम उसमें क्या हो रहा था, ओपन कास्ट माइनिंग प्रोसेस द डिगिंग ऑपरेशन द फर्स्ट ब्लास्टिंग एरिया एंड देन बाय यूजिंग द ड्रिल एंड शॉवेल सून रीच आउट क्लोज टू द बिल्डिंग सब स्टेशन। ठीक है, जहां सब स्टेशन बना है उसको भी बाद में खोजना पड़ रहा था, प्रॉब्लम ये था। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, अरे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना उसमें माइनिंग के थ्रू, एरिया ही कहाँ है जहाँ हम लोग सब स्टेशन लगाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनिटाइज सब स्टेशन। तो इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द सब स्टेशन हैज टू शिफ्टेड एटलीस्ट अनदर हाफ किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाफ किलोमीटर आगे बढ़ जाना है, हाफ किलोमीटर, और इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग केबल परमिटेड फर्दर अवे फ्रॉम द डिगिंग एरिया during this process of the shifting the digging operation is stopped resulting in the loss of production of 5 to 6 days or sometimes even more. But in case of unitized substation such loss of production is avoided by simply shifting the mobile unitized substation resting on the skid and the digging operation can be continued नॉन स्टॉप। ठीक है, अब देखिए जहां आपका मान लीजिए कि आपको माइनिंग करना पड़ रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यूनिटाइज्ड रहेगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे इसको फटाक से। ठीक है, यूनिटाइज सब स्टेशन इज ए कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। सबसे पहले क्या होना कि अगर मोबाइल होना है सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर मोबाइल होना है तो कॉम्पैक्ट होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिस्टम को मूव करेंगे तो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, मूवमेंट के बाद जर्क लग सकता है। ठीक है, तो अगर वो कॉम्पैक्ट रहेगा तो इसके चांसेस कम रहते हैं। Resting on a mobile skid mounted platform with the arrangement to drag or lift, consisting of incoming VCB and SF6 transformer and outgoing VCB and SF6B with arrangement for the incoming cable and outgoing trailing cable through plug socket। ठीक है, plug socket arrangement दिया हुआ रहता है उसके थ्रू। ठीक, इनकमिंग और आउटगोइंग लगाने के लिए, और उसके ऊपर से सर्किट ब्रेकर होकर सब उसमें रहेगा। यूनिटाइज सब स्टेशन स्कीमेटिक डायग्राम is of course the same as any indoor substation, जिसको इंडोर सब स्टेशन भी बोलते हैं। सही है, इंडोर सब स्टेशन में क्या रहता है, आउटडोर में खुले एयर में आप देखे होंगे सब स्टेशन। एक इंडोर सब स्टेशन रहता है जिसमें कि सारे के सारे सिस्टम जो रहते हैं ना, आपको आपके जितने भी ये हैं बस बार हैं, सीटी पीटी, वहां कुछ दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या रहते हैं, वो SF6 के इन्वायरमेंट में रहे हैं सारे, मोटे मोटे पाइप लगे रहते हैं, पाइप के अंदर रहते हैं बस। और वैसे ही वो इंसुलेटर अरेंजमेंट भी उसी प्रकार से किया जाता है।
दो द लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट इज डिफरेंट इन द फिगर स्कीमेटिक इज बीइंग शोन। ठीक है, नीचे में स्कीमेटिक दिया हुआ है, देखिए 11 से 33 केवी में, 33 से 440 केवी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए पंप चल रहा है, ड्रिल चल रहा है, सॉवेल चल रहा है। ये सॉवेल में 3.3 केवी, ये हैवी लोड रहता है सॉवेल। तो सॉवेल जो रहता है, सॉवेल हैवी लोड है, तो इसमें क्या है 3.3 केवी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ कितना है, यहाँ 3.3 केवी है। फिर ये 440 वोल्ट के लिए क्या है, छोटे छोटे लोड है, पंप चल रहा है, और ये कुछ ड्रिलिंग उलिंग चल रहा है, कुछ कंप्रेसर लोड है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बीसीसीआई एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ सीआईएल इन द वेस्ट मोधनी में, वेस्ट मोधनी जो है ओपन कास्ट माइन कॉल रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिटाइज सब स्टेशन वॉज यूज 82-83 में फर्स्ट यूनिटाइज सब स्टेशन यूज कर रहा है। उसका डिजाइन कौन किया था, डिजाइन जॉइंटली बाय डॉक्टर एस के घोष, देन जनरल मैनेजर, उस समय के जो जनरल मैनेजर थे कटरस के, एंड द ऑथर एज ए रिप्रेजेंटेटिव जीईसी ऑफ द इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जी एस के घोष करके कोई थे पहले के, जो कि इसको डिजाइन किए थे, सबसे पहला पीसीसीएल में यूज हुआ था, इसमें मोधनी। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वाज मेड बाय द ऑथर आफ्टर thorough investigation of the application of duty cycles and the current distribution of the Sobel and drill in the unitized substation used for supplying power to the Sobel and drill requirement mainly for the open cast mining operation. The transformers are specially designed to withstand the rigorous duty. For example, when the soveling, the transformer has to withstand the stalling current or sometime even the 20 minutes for the time even up to 20 minutes and this duty is repeated. ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, नॉर्मल बोल रहा है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा बता रहा है कि डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो उस समय में हम लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखिए हमारी स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहती है, समझे, जब भी हम लोग कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहती है। अभी नीचे और आऊँगा तो मोटर के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। और स्टार्टिंग करंट के अलावा क्या रहता है, और जैसे ये बोल रहा है सोवेल में आपका क्या रहता है, सोवेल का स्टालिंग करंट होता है। स्टाल बीच में कहीं भी मतलब कि अपनी फ्रीक्वेंसी से कम में, अगर उतने लोड में अगर वो स्टेबल टाइप के ऑपरेशन में चले जाए तो उसको स्टालिंग करंट बोलते हैं। काफ़ी हाई रहता है, कहीं फंस जाए 7 से 8 और 20 मिनट तक, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। वैसा ट्रांसफार्मर लगना है, वैसा प्रोटेक्शन वैसा इक्विपमेंट रहना है कि उसको पता चल जाए कि हाँ ये स्टालिंग करंट है, तो जिससे कि डैमेज नहीं हो रहा है। ठीक है, therefore for such duty ordinary transformer of same rating will be damaged within 2 to 3 months. Therefore, for such duty, ordinary transformer of same rating will be damaged within 2 to 3 months. In fact, this is used to happen initially. But after studying this case, the unitized substation was designed with 500 kVA, 11 kV transformer with special percentage impedance. ठीक है, आपका इतना मैं खत्म करवा दिया हूँ, आपका इतना करवा दिया हूँ। अब अगला है प्रोटेक्शन। ठीक, प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं है, चलिए शुरू कर ही लेते हैं इसको भी। थोड़ा सा चीज़ के बारे में बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ। अरे ठीक है, सिस्टम प्रोटेक्शन। ठीक है, देखिए अब सिस्टम प्रोटेक्शन क्या होता है। प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, इन ऑर्डर टू परफॉर्म कोई भी आपके इक्विपमेंट है। ठीक है, इट्स मतलब इक्विपमेंट यहाँ से है। ठीक है, इसको बोल रहा है इक्विपमेंट, इट्स का मतलब है इक्विपमेंट। ठीक है,
In order to perform the equipment function properly, the protection must have the following characteristic. कोई भी इक्विपमेंट हो आपका, ठीक है, वो अपना इंटेंडेड फैसिलिटी मतलब कर पाए, प्रॉपरली कर पाए, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए फॉल्ट के टाइम पे अगर करंट उसमें से ज़्यादा आ जाए, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, या तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो क्या हो सकता है? क्या होगा? आपका हमारा जो इक्विपमेंट है वो जल जाएगा। और हम जान रहे हैं कि हमारा एक ट्रांसफार्मर अराउंड जो हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो करीब आ जाते हैं कि 60-70 लाख तक के आ जाते हैं। जो हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक-ठाक जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं, 60-70 लाख, और उससे बढ़ा लेते हैं तो करोड़ों में भी आता है, कई बार ट्रांसफार्मर अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आप सोचिए अगर एक ट्रांसफार्मर भी गया तो कितना ज़्यादा नुकसान है। आप ज़िंदगी भर काम करेंगे, सोचिए, तब भी नहीं निकाल पाएँगे। अगर आपकी गलती से भी कोई एक मोटर भी जल जाती है या किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर भी जलता है, ज़िंदगी भर अगर कंपनी को अगर आप देंगे, तब भी उसका कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। इसीलिए कंपनीज़ में एक पता है ना फिलॉसफी यूज़ होती है, इसको बोलते हैं, उस फिलॉसफी को बोलते हैं कलेक्टिव एक मिनट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, ये आगे बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होता है। आप कुछ भी करेंगे, कोई भी गलती करेंगे, आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, सिस्टम जिम्मेदार है। हमेशा ये फिलोसॉफी रहती है। ठीक, ठीक है, देखिए प्रोटेक्शन देखिए आप, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, हाँ, सबसे पहले स्पीड है, हाई स्पीड। जैसे आपका ये है सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, तो इसकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। इतना नहीं कि ये इक्विपमेंट, मान लीजिए ये मेरा इक्विपमेंट है, ये कुछ भी इक्विपमेंट है, कुछ भी लगा है सिस्टम में, ये इक्विपमेंट है, तो ये इक्विपमेंट मान लीजिए कुछ फॉल्ट आता है, तो मेरा ये इक्विपमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। तो क्या क्यों होगा? ज़्यादा देर तक अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। मान लीजिए वोल्टेज लेवल हो जाता है, वोल्टेज लो होता है, करंट हाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि L2G फॉल्ट होता है, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में एक आपका क्या होगा कि वोल्टेज नीचे चले जाएगा और क्या होगा आपका, ये करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, करंट बढ़ जाता है और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लग जाती है। तो क्या होगा, इस इन्वायरमेंट में आपकी मशीन खराब हो सकती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपका करंट वो हो रहा है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड मान लीजिए कि उसकी स्पीड से क्रॉस चली गई, 51.5 से अगर ऊपर चली गई, तो कोई भी मशीन जो डिज़ाइन होता है अपने स्पीड के लिए, वो इंटरनेट स्पीड में अगर नहीं करेगा, उससे ज़्यादा स्पीड में, उसको खराब हो सकता है, सिंपल सा मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, वाइंडिंग बर्न हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, सेलेक्टिविटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेलेक्टिविटी से समझिए क्या बोल रहा हूँ। सेलेक्टिविटी मतलब मान लीजिए ये है, ये एक सर्किट ब्रेकर है, मान लीजिए, ठीक है, ये इस एंड में मेरा सर्किट ब्रेकर है, ठीक? ये है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ठीक है, ये एक सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अब मेरा मान लीजिए कि यहाँ कुछ फॉल्ट होता है, यहाँ कुछ फॉल्ट, यहाँ कुछ फॉल्ट होता है, यहाँ सर्किट ब्रेकर और इस बस बार के बीच में कुछ फॉल्ट होता है, तो क्या होना चाहिए, वो सेलेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि इसको देख करके ये ओपन इसको हो जाए, इसको देख करके ये ओपन नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव होना है, यही सर्किट ब्रेकर ओपन होना है। अगर यहाँ होता है, अगर इसके पास है तो इसको ओपन होना चाहिए ना, ये ओपन हो रहा है, फिर तो मतलब ही क्या रह गया, ये ओपन हो रहा है, ये तो पूरा सिस्टम जानने से डाउन कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ भी कोई सर्किट ब्रेकर इधर से कहीं और सप्लाई गया हुआ है, तो पूरा का पूरा सिस्टम इंटरप्ट होगा ना। मुझे ये सिस्टम क्यों इंटरप्ट करना है? मिनिमम मिनिमम मेरा सेलेक्टिविटी होना, मिनिमम एरिया मेरे को कवर करना है, तो इट शुड बी सेलेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। मिनिमम रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी, जब काम आना है तभी काम आना है, समझ रहे हैं? जब जरूरत हो तब काम आना है, ये नहीं कि जरूरत नहीं है तब भी काम आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, इज्जत कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, रिलायबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि सर्किट ब्रेकर जब फॉल्ट हो तभी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना है। अगर फॉल्ट होगा तो सीबी का ऑपरेशन होना है,
फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं। अगर ये ऑपरेट होता है इसका मतलब क्या है, मेरा सिस्टम तो रिलायबल ही नहीं है, नहीं रिलायबल है, मैं रिलाई नहीं कर सकता हूँ यार, सिंपल सा बात है। कभी भी झूठ बोल सकता है वो, अगर ऑपरेशन नहीं है फिर भी वो बताएगा कि ऑपरेशन है, ओपन हो जाएगा, अननेसेसरी मेरे को यहाँ लॉस होगा, ये पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा, पूरा का पूरा ये एरिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव मतलब अगर मिनिमम करंट जा रहा है तो उसको भी सेंस करना, छोटी से छोटी चीज को सेंस करना, जो मेरी जैसे मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट होने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई तो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का करंट होगा, वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो होंगे ना जो उसके बढ़ेंगे या उनमें वेरिएशन आएगा किसी न किसी में। तो वो जो वेरिएशन होते हैं उस वेरिएशन, स्मॉल से स्मॉल वेरिएशन को उसको जज कर लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए मेरे को कोई भी इक्विपमेंट अगर मेरे को प्रोटेक्ट करना है तो मैं क्या फिलोसॉफी यूज करूंगा, स्पीड, कितने की स्पीड से मेरे को चाहिए। ठीक है, सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिव होना है, रिलायबिलिटी, रिलायबल होना है सिस्टम, सेंसिटिविटी, स्मॉल से स्मॉल चेंज को सेंस कर लेना। ठीक है, ये मेरे कुछ बेसिक क्वालिटी हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्शन हम देख लिए, प्रोटेक्शन की हमारा जो भी प्रोटेक्शन सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो एक सबसे बेसिक प्रोटेक्शन सिस्टम है फ्यूज, जो कि हम नॉर्मली बहुत यूज करते हैं प्लांट के अंदर। इसको बोलते हैं हाई हाई रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम हाई रेजोनेंट, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, HRC फ्यूज का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखिए HRC फ्यूज जो नॉर्मली हम लोग खूब यूज करते हैं प्लांट के अंदर भी, ये कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये HRC फ्यूज अब कल पढ़ाता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे बैठे बैठे। ठीक है, कल पढ़ाता हूँ। वैसे भी ये आपका प्रॉपर तो मतलब मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है।